खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में 4 जुलाई को होगी सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने पर हुई बहस। यूपी में अब रात में भी सीएचसी होंगे ऑपरेशन, डॉक्टर समेत स्टाफ को कैंपस में रुकने के निर्देश। यूपी के 17 मंडलों में बनेंगे साइंस पार्क, बच्चों को मिलेगा विज्ञान का नया संसार। STEM वर्कशॉप भी होगी। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान होगा हाईटेक, 15 करोड़ की लागत से बदलेगी तस्वीर। 6 महीने में 3 चरणों में पूरा होगा काम। हत्या के आरोप में 43 साल जेल में बिताने के बाद गोरखपुर के चिड़ियाघर में बाघिन तेंदुआ समेत 5 जानवरों में मिला बर्ड फ्लू। रिपोर्ट आने के बाद सभी वन्य जीवों का आइसोलेट किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला। कृष्ण जन्मभूमि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी 18 वादों पर हुई सुनवाई। राधा रानी को पार्टी बनाने के लिए लगाई गई एप्लीकेशन। राधा रानी को पार्टी बनाने को लेकर हुई सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला। रुक्मणी जी को पार्टी बनाने को लेकर लगाई गई एप्लीकेशन। कृष्ण के वंशजों ने एक एप्लीकेशन लगाई। जन्मभूमि विवाद पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मामला। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट को सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी 18 वादों पर हुई सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, राधा रानी को पार्टी के लिए लगाई गई एप्लीकेशन। राधा रानी को पार्टी बनाने को लेकर हुई सुनवाई। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, रुक्मणी जी को पार्टी बनाने को लेकर लगाई गई एप्लीकेशन। कृष्ण के वंशजों ने एक एप्लीकेशन लगाई। जन्मभूमि विवाद पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट को सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 18 वादों पर सुनवाई की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राधा रानी को पार्टी बनाने के लिए लगाई गई एप्लीकेशन। राधा रानी को पार्टी बनाने को लेकर हुई सुनवाई। रुक्मणी जी को पार्टी बनाने को लेकर लगाई गई एप्लीकेशन। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, कृष्ण के वंशजों ने एक एप्लीकेशन लगाई। जन्मभूमि विवाद पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। प्रयागराज से आपको जानकारी बता रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला। आज माननीय न्यायालय में श्री कृष्ण जन्म स्थान को ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि राधे रानी जी को, रुक्मणी जी को पार्टी बनाया जाए। उस पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के संवाददाताओं में बहस हुई
और हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता महेंद्र प्रताप जी ने कहा कि यह विवादित ढांचा है, इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। तो माननीय न्यायालय में प्रार्थना की गई और भी अन्य अधिवक्ताओं ने यही कहा कि वहाँ पर 1992 के बाद नमाज पढ़ना चालू हुआ है, तो इस स्थान को संभल की तरह देखा जाए, अयोध्या की तरह देखा जाए। वहाँ पर जितनी भी मस्जिदें सबको विवादित ढांचा माना गया, तो मथुरा वाली मस्जिद को भी विवादित ढांचा माना जाए, क्योंकि यह एक पब्लिक मीटिंग प्लेस है। इस बिल्डिंग में नमाज पहले नहीं होती थी, ये तो 1992 के बाद में इन्होंने नमाज चालू की। तो माननीय न्यायालय ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना और सुनने के बाद में अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की डेट लगा दी। माननीय राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी 18 वादों की सुनवाई हुई। जैसा कि हमने जो है हमारे सूट नंबर 7 में हमने जो है राधा रानी को इम्प्लीट करने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 की एक एप्लीकेशन हमने लगा रखी थी। आज उस पर बहस हुई और माननीय न्यायालय ने उसके बाद कहा कि जो है अगर इसमें आपके पास और भी मतलब एविडेंसेस, चूँकि हमारे पास उसमें एविडेंसेस और भी मौजूद हैं, तो कोर्ट ने हमें कहा कि अगर इस विषय को लेकर आपके पास एविडेंसेस हैं तो आप इसको रिकॉर्ड पे लाइए, फिर हम इसको आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए हम इसको उन्होंने रखा है नेक्स्ट डेट के लिए। 4 जुलाई नेक्स्ट डेट है। उसके अलावा हमने जो है अपने सूट नंबर 7 में जो है रुक्मणी माता रुक्मणी जी को लेकर भी एक इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन डाली है। 38 जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। 4-5 बिंदु जिस पर सुनवाई हुई मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो राधा रानी जी को इम्प्लीटमेंट करने के लिए एक इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रीना एन सिंह जी के द्वारा लगाया गया था, उस पर सुनवाई हुई। और दूसरा एक एप्लीकेशन रुक्मणी जी को शामिल करने के लिए लगाया गया है। और तीसरा एक एप्लीकेशन लगाया गया है भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के द्वारा। सूट नंबर 7 के प्लेंटिव नंबर 1 कौशल किशोर ठाकुर जो कि मुख्यवादी हैं इस बात के, उनके द्वारा एप्लीकेशन 3 लगाई गई है। खबर आपको बाराबंकी से बता रहे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं। यात्रा में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। बड्डूपुर बाजार से खिजना तिराहा तक निकाली गई यात्रा। सुरक्षा को लेकर पुलिस पीएससी रही तैनात। बड़ी जानकारी आपको बाराबंकी से बता रहे, सेना के सम्मान में लोगों ने लगाए नारे। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा। बाराबंकी से आपको जानकारी बता रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। खड्डूपुर बाजार से खिजना तिराहा तक निकाली गई यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा बाराबंकी से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा को लेकर पुलिस पीएससी रही तैनात। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां नगर निगम जोन 8 एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। कर निर्धारक के नाम पर भारी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप इस कार्यालय पर लगे हैं। ताजा मामला कल्ले पश्चिम क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक भवन स्वामी को नगर निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया। पीड़ित के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने 80,000 रुपए में टैक्स निर्धारण निपटाने की बात की। शिकायतकर्ता ने जब 80,000 रुपए दिए तो उन्हें केवल 40,000 की रसीद दी गई। शेष 40,000 रुपए कथित रूप से निगम कर्मचारियों द्वारा हड़प लिए गए। यह मामला अब निगम के सदन तक पहुंच चुका है, जहां कर निर्धारक में चल रहे इस कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं। चंद्रिका प्रसाद यादव के पुत्र सक्षम यादव ने बताया है कि उनके वृद्ध पिता महीनों से नगर निगम के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने जानबूझकर काम में टाल मटोल की और अंत में पैसे लेकर आधी रसीद थमा दी। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां कानपुर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को नमन करते हुए निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान
सचेंडी कस्बे में उमड़ा महिलाओं, बुजुर्ग, युवाओं का जन सैलाब। वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख अनुराधा अवस्थी के नेतृत्व में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंजा सचेंडी कस्बा। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में जोश देखने को मिला। ये भारत के जो 100 दिवस है सिंदूर, जो मिशन सिंदूर कामयाब हुआ है, उसके उपलक्ष्य में सचेंडी से कैंडा तक ये तिरंगा यात्रा है। हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, इस देश के का जो इसके पहले भी तमाम आतंकवादी हमला करके चले जाते थे, हम लोग बस शिकायतें करते रह जाते थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको सबक सिखा दिया है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो देश का युद्ध माना जाएगा, और हमारी समझ में अब जल्दी जल्दी आतंकवादी की किसी की दम नहीं पड़ेगी। ये दोबारा भारत की तरफ आंख उठा के देखे, क्योंकि जो आतंकवादी इस समय कहीं न कहीं दिल में घुसे पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तक सेना अध्यक्ष मुनीर भी किसी गुफा में घुसा पड़ा है। इतनी दहशत हमारी ब्रह्मोस, हमारी मिसाइल, हमारे सैनिकों का जज्बा का इनको इतना डर भर गया है। और ये जज्बा जो है वो आप सब लोगों का है, जनता का है। अगर जनता ने मोदी को। खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में यमुना आरती का आयोजन शिव मंदिरों की श्रृंखला बटेश्वर में यमुना घाट पर हुआ। यमुना आरती में पहुंचे विधायक रानी पक्षालिका सिंह भदावर यमुना आरती में भारी संख्या में सम्मानित हुए। भाजपाई दीपों से जगमगाए यमुना घाट तीर्थ धाम बटेश्वर का उत्सव का माहौल बना। मई के महीने में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भीषण गर्मी से आम इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल है। वहीं बुधवार को आई आंधी पानी से लोगों को राहत जरूर मिली है, मगर 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा लोगों को एक बार फिर से सताने वाला है। मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी हर किसी को बेहाल कर चुकी है। बढ़ रहे तापमान ने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 25 मई से नौतपा भी शुरू होने वाला है। नौतपा में पड़ने वाली भीषण गर्मी हर किसी को तपा देती है, पर बुधवार की रात को तेज आंधी और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। मगर बृहस्पतिवार को सुबह ही आसमान पर सूरज चाचा ने दर्शन देकर लोगों की राहत को आफत में बदल दिया। सूरज चाचा के तेवर चढ़े, मगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं ने लोगों को सहारा दिया, जिसके कारण बेहाल गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया, जिस तरह से नौतपा में गर्मी पड़ती है और जो ये मई का सीजन होता है, इसमें भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हीट वेव भी चलती है, लू भी चलती है। लेकिन इसके साथ ही जो 30 मई तक जो बारिश दर्ज की जाती है वो प्री मानसून की बारिश होती है। इसमें होता क्या है, जब कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो बारिश होती है, तेज बारिश होती है। हवाओं की स्पीड 50, 60 और 70 किलोमीटर तक हो जाती है और मेघ गर्जना वाले बादलों के साथ बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना बनी रहती है। और जिस तरह से नौतपा आने का उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से मौसमी सिस्टम पूरे देश में बने हुए हैं जो अप्रत्याशित रूप से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से दिन की उमस बनी रहेगी, हीट इंडेक्स ज़्यादा रहेंगे, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जो 37-38 तक रह सकती है। लेकिन जो हीट इंडेक्स होंगे उनकी वजह से गर्मी की फीलिंग होगी वो 43-44 टेम्परेचर तक हो सकती है। हैलेट के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ पर प्रमुख सचिव महोदय के जो दिशा निर्देश मिले थे हीट स्ट्रोक को लेकर के, तो प्रधानाचार्य महोदय द्वारा इस संबंध में पहले भी मीटिंग ली जा चुकी है। तो हम लोगों ने उसकी सभी HOD के साथ जो मेडिसिन के हैं और बाल रोग के विभाग के HOD हैं, मीटिंग करके दोनों जगह वार्ड बनवा दी हैं, अडल्ट पेशेंट्स के लिए भी और बाल रोग के लिए भी। पूरी दवाइयाँ, डॉक्टर की ड्यूटी और सभी सिस्टम को इस चीज़ के लिए हम लोग तैयार कर लिया है। जो भी इस तरह का इसमें सीजन आता है, जैसे नौतपा है, उसके लिए भी
हमारे पास में पूरे हीट स्ट्रोक के संबंध में जो भी इंतजाम है वो पूरे हम लोगों ने कर लिए हैं। और सभी लोगों से ये एक संदेश भी है कि गर्मी से अपने आप को बचा के रखें, अपना स्वस्थ रहें और अपने बच्चों को खास करके बचा के रखें। वहीं इस भीषण गर्मी में डॉक्टर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकल रहे लोगों को सूरज के तेवरों से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। कानपुर से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के विजयनगर मोहल्ला निवासी अमन गुप्ता का पिस्टल लहराते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर में अमन खुलेआम हथियार के साथ दबंगई का प्रदर्शन करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि अमन गुप्ता पर हत्या की साजिश, मादक पदार्थों की बिक्री सहित कई अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में उनके खिलाफ सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने का भी मामला कोतवाली नगर में दर्ज हुआ है। स्थानीय लोगों में वायरल फोटो के बाद भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आपराधिक इतिहास के बावजूद अमन गुप्ता न सिर्फ खुलेआम घूम रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा है। आखिर उसे संरक्षण कौन दे रहा है? प्रशासन की निष्क्रियता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां ब्लड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की, जिसमें ब्लड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कहा, सर्विलांस जोन में मुर्गियों के किलिंग व दफन की तैयारी जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनडी शर्मा ने बताया कि मानव स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और ब्लड फ्लू के प्रकोप की स्थिति में ईपी सेंटर कर्मचारियों व आम जनमानस के स्वास्थ्य परीक्षण की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। इसके अंतर्गत एंटीवायरल दवाएं, सैनिटाइजर, पीपी किट और मास्क व आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। बर्ड फ्लू का जो अलर्ट आया है, अभी गोरखपुर में जानवरों को हुआ, फिर उसके बाद चिड़ियाघर कानपुर में भी संक्रमित पाए गए हैं। उसके कारण अलर्ट जारी अभी किया गया है और अभी कोई इस तरह का खतरा नहीं है, लेकिन बचाव के रोकथाम के लिए हम लोगों ने सारे प्रबंध शुरू कर दिए हैं कि अगर कोई केस आएगा तो हमारे पास उसके लिए पर्याप्त दवा की उपलब्धता है। खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में 7 साल पहले एक छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को स्पेशल एसटी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी दीपक पाठक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसे पीड़िता को मुआवजा स्वरूप देने का निर्देश दिया गया है। बता दें, मामला 1 अप्रैल 2016 का है, जब उरई के गुरुकुलम सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर पढ़ने जा रही 18 वर्षीय छात्रा को विद्या मंदिर स्कूल के पास गली से 3 युवकों ने जबरन अगवा कर लिया था। छात्र की मां ने उसी दिन उरई कोतवाली में विवेक गुप्ता सहित 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में तब नया मोड़ सामने आया, जब छात्रा को बरामद कर न्यायालय में उसका 160 का बयान दर्ज कराया गया। छात्र ने अपने बयान से दीपक पाठक को मुख्य आरोपी बताया और खुलासा किया कि उसे 1 महीने तक बंधन बनाकर कई बार शारीरिक शोषण किया गया। कोर्ट के इस फैसले में पीड़िता और उसके परिवार को 7 साल बाद न्याय मिला है। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला है। उरई लोकल की रहने वाली बादनी मुखर्जी ने एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली उरई में 11/5/2016 को दिया था कि वो उसकी पुत्री कोचिंग पढ़ने गई थी। वहीं से उसको विवेक गुप्ता नाम का व्यक्ति अपने साथ ले गया है। FIR पंजीकृत होने के बाद विवेचना ग्रहण की गई। विवेचना में विवेचक द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता के 164 के बयान में आया कि अभियुक्त
जो उसे ले गया था वो दीपक पाठक था और दीपक पाठक के खिलाफ उसने 376 का भी आरोप लगा। खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां बलिया जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारनामे लगातार सामने आते हैं। ताजा मामला सोनर बसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां 22 मई की रात बैरिया के रहने वाले एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से परेशान होकर हॉस्पिटल आई थी, जहां स्वास्थ्यकर्मी कोई ड्यूटी पर नहीं थे, जिसको परिजनों ने अस्पताल में घुसकर कर्मचारी की आवाज लगाई, लेकिन ना एनएम और ना स्वास्थ्य कर्मचारी मिले, जिससे महिला का डिलीवरी हो गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि वीडियो वायरल होने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी संजीव वर्मन ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम को गठन कर दिया है और बताया है कि जो भी दोषी मिलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कोई लापरवाही या ड्यूटी से नजारत कोई कर्मचारी मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। आज ही मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए हमने टीम गठित कर दी है और उसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको बता पाऊँगा। और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती है, सभी कर्मचारियों को एक लेटर भी यहाँ से जा चुका है कि इस प्रकार की कोई भी पीएससी सीएससी पे लापरवाही नहीं बरतेंगे। अगर बरतेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।